हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज हम लेके हैं सामान्य ज्ञान के प्रमुख 38 प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2020 को होने हैं। दोस्तों तो देखिए इसमें क्या होंगे कि हिंदी के 37 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन पूछे आते हैं। दोस्तों तो हमने हिंदी का मॉक टेस्ट डाल दिया है सुबह, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार में तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज के 38 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, और आप लास्ट में हमें अपना स्कोर जरूर शेयर करना दोस्तों, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों तो चलिए देखते हैं सामान्य जानकारी। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसे करता है पंचायतन शब्द? दोस्तों ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा को, धार्मिक संप्रदाय को, मंदिर रचना शैली को या प्रशासनिक अधिकारी को। तो आपको बता दें दोस्तों ये क्या है, मंदिर रचना शैली है, ठीक, मंदिर रचना शैली है। और जैसे देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो बता दें आपको कि रत्नागिरी जिले में जो स्थित है महाराष्ट्र के श्री वाडेश्वर मंदिर, ठीक, वाडेश्वर मंदिर जो है वो इसी शैली पर आधारित है। दोस्तों चलिए अगला है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है तो किसको जाता है दोस्तों? तो आपको बता दें किसको जाता है दोस्तों, तो विक्रम साराभाई को। किसको? विक्रम साराभाई को। इन्हें अंतरिक्ष का जनक भी कह सकते हैं एक हिसाब से, ठीक, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था दोस्तों, ठीक है। और आपको पता होगा तो ZA कासिम प्रथम अंटार्कटिका अभियान था, उसके भी ये प्रमुख थे दोस्तों, ठीक, याद रखेंगे, ठीक। और देखिए CP रमन कौन थे, तो इनको रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया, ठीक। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो किसके समय में हुई थी दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो किसके समय में हुई थी दोस्तों? तो आपको बता दें अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक। भू राजस्व सुधार सबसे ज्यादा हुआ था इनके समय में, ठीक, तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी कौन सी दोस्तों? पेरिस है, ठीक। तो किस नदी के तट पर स्थित है पेरिस? तो आपको पता होना चाहिए किसके, सीन नदी, ठीक, किस नदी के? सीन नदी के तट पर स्थित है दोस्तों पेरिस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। अब एक चीज और याद रखेंगे, जो लंदन की राजधानी कौन सी है, सॉरी इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन, वो किस नदी किनारे है? तो टेम्स नदी किनारे। ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली है दोस्तों, तो आपको बताना है कौन सी है दूसरी, मराठी, तेलुगु, तमिल या फिर उर्दू। दोस्तों तो कौन सी है आपको बताना है इनमें से। देखिए आपको बता दें कि अगर बात करते हैं हिंदी के बाद, ठीक, तो हिंदी के बाद अगर बात करते हैं तो दूसरी भाषा जो होती है सबसे अधिक बोली जाने वाली वो क्या हो जाएगी आपकी, बंगाली है, ठीक। दोस्तों कौन सी है? बंगाली है दोस्तों, ठीक। उसके बाद क्या है? तमिल है दोस्तों। तो इसमें से आप लोग बता सकते हैं, अगर वैसे इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अगर इसके बाद इनमें देखते हैं तो इनमें कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे तमिल हो जाएगी दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे, वैसे बंगाली का स्थान क्या है, दूसरे नंबर पे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय जाता है? जो एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल थे उनको पत्थरों को काटकर जो मंदिर बनाया गया उसका श्रेय किसको जाता है? चालुक्यों को, चोलों को, राष्ट्रकूटों को या फिर पल्लवों को? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों। तो किसको जाता है? तो राष्ट्रकूटों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो कौन सा धर्म है दोस्तों जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता है दोस्तों? तो कौन सा है? जैन धर्म। कौन सा? जैन धर्म, जिसके संस्थापक कौन है? आपको पता होगा इसके जो तीर्थकर हैं 24वें कौन से हैं? महावीर स्वामी, जिन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे, ठीक दोस्तों। तो चलिए याद रखेंगे। अगला, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो सही अवरोही क्रम दोस्तों कौन सा होगा ये हम आपको बता दें। देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से इन राज्यों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपको पता है राजस्थान है दोस्तों। तो राजस्थान इसमें है नहीं दोस्तों। तो पहले नंबर पे कौन हो जाएगा आपका? MP हो जाएगा, ठीक। पहले पे क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा दोस्तों। दूसरे पे आपका MP के बाद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपको बता दें कि MP के बाद कौन सा? UP हो जाएगा दोस्तों, ठीक। UP के बाद कौन सा हो जाएगा आपका?
आंध्र प्रदेश हो जाएगा तीसरे नंबर पे और चौथे पे बिहार हो जाएगा। ठीक, वैसे इस हिसाब से इन चारों के हिसाब से ये है। बाकी इस उत्तर प्रदेश का कौन सा चौथा स्थान है, ठीक दोस्तों, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, इन चारों में पूछा गया है। बाकी इसमें आपको लगाना ही कौन किस क्रम में है दोस्तों। ठीक, तो हमारा पहले पे कहा मध्य प्रदेश, दूसरे पे कहा जाएगा हमारा यूपी हो जाएगा, तीसरे पे कहा जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, चौथे पे बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो उसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। ठीक, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए दोस्तों। तो कौन सा क्षेत्र होगा, केरल और तमिलनाडु, या कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, या सिंधु गंगा का मैदान, या पूर्वोत्तर क्षेत्र। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में क्या होता है, चावल सबसे ज़्यादा उपज होती है दोस्तों। और बता दें इसके लिए जलवायु आपको जो है तो कम से कम वर्षा कितनी चाहिए, कम से कम 200, ठीक 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है चावल के लिए दोस्तों। ठीक, तो इसलिए इस क्षेत्र क्या बोलते हैं, चावल का कटोरे वाला क्षेत्र इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक, आपको पता होगा चावल अनुसंधान केंद्र विश्व में कहाँ पे है, तो फिलीपीन मनीला में। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण है। जो हमें सूर्योदय के समय लाल दिखता है और सूर्यास्त के समय लाल दिखता है, किस कारण से होता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन जाएगा, सूर्य प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों। ठीक है, सूर्य प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है, हमें ये लाल दिखता है दोस्तों। ठीक, अगला देखते हैं। छोटा नागपुर का पहाड़ क्या है, छोटा नागपुर का पहाड़ क्या है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर, एक अग्र गंभीर भाग। ठीक है, तो क्या है, एक अगर गंभीर है। ठीक दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा में छोटा नागपुर स्थित है। ठीक, तो यहाँ से आरंभ हो जाता है, कहाँ से, बिहार के दक्षिण में से। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, मतलब कान को खुला रख लें मगर मुंह से कुछ ना बोलें। ठीक, तो ये किसने कहा था दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक दोस्तों, चलिए और ये इनके राजनीतिक गुरु भी थे दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे। ठीक, चलिए अगला है। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ जो मछली उत्पादन वाले क्षेत्र होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा। तो आपको बता दें कहाँ पर, कोस्टल तथा शीत सागरीय धाराएं जो मिलती हैं वहां पर। ठीक है, तो याद रखेंगे जो कोस्टल होते हैं, ठीक, और शीत सागरीय धाराओं के मिलन स्थल पर क्या होता है, सबसे ज्यादा मछली पालन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो 114 है। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से लिंगानुपात का सही आरोही क्रम है। तो कौन सा सही आरोही क्रम है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो कौन सा हमारा ये हो जाएगा, देखिए हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, पंजाब। सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में, फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, फिर पंजाब में। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है दोस्तों। तो कौन सा करता है, आर्टिकल 170, 178 या फिर 176 दोस्तों। तो हमारा 115 का पहला ही नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, अनुच्छेद 170 दोस्तों। ठीक, क्या है, अनुच्छेद 170 दोस्तों। यही क्या करता है कि ये क्या करता है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो किसको दी गई है, जो मतलब कि संविधान में द्वारा मौलिक अधिकार कौन लागू कर सकता है, भारत के सभी न्यायालयों को, या संसद को, या राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायालयों को दोस्तों। तो किसको दी गई है दोस्तों, तो आपको बता दें ये किसको दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो कैसे किया जाता है विघटन और संरचना दोस्तों, कैसे किया जाता है किसी राज्य की, तो देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हम बताना चाहते हैं आपको। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, केंद्रीय संसद द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा। ठीक, आर्टिकल 169 में है। ठीक, आर्टिकल 169 में देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। हाँ देखिए, जो लोकसभा है
ठीक, जो वर्तमान लोकसभा चल रही, मतलब किस हिसाब से सीट का आवंटन होगा, तो किस जनगणना के हिसाब से यहाँ पर सीटें विभाजित होती हैं। तो आपको बता दें 1971 की जनगणना के आधार पर ये सीटें मतलब आवंटित होती हैं। ठीक, और ये कब तक रहेंगी, ये 2026 तक, उसके बाद इसमें संशोधन किया जाएगा दोस्तों। ठीक, 2026 तक इसमें ऐसे रहेंगी, फिर उसके बाद इसमें संशोधन किया जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था दोस्तों। तो आपको बताना होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य के मृत्यु गणना की शुरुआत की थी। देखिए सबसे पहले मृत्यु गणना किसने शुरुआत की थी दोस्तों, तो आपको बता दें किसने की थी, कर्नाटका ने। किसने की थी, कर्नाटका ने मृत्यु गणना की भी शुरुआत की थी सबसे पहले दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नवीनतम जनगणना के अनुसार वर्तमान में अधिकतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल में लगभग 1084 है दोस्तों, और वहीं सबसे कम कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको बताना होगा। देखिए जहाँ पर देश का लिंगानुपात कितना 943 है, अगर पूरे देश की बात करते हैं 943 है, ठीक है, और सबसे कम कहाँ का है, तो सबसे कम कहाँ का है आपका हरियाणा का, कितना 879। ठीक, 879 लमसम हरियाणा का है लिंगानुपात। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है, करारोपण, ब्याज दर, सार्वजनिक व्यय या फिर सार्वजनिक ऋण दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, सी नंबर, ब्याज दर, यही नहीं है राजकोषीय नीति का एक उपकरण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है दोस्तों। तो कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत होता है दोस्तों, तो आपको बताना होगा कौन सा होगा, राज्य के नीति से तत्व। ठीक, ये राज्य के लिए बहुत ही अच्छे कार्यक्रम उनके साथ जोड़ता है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो राज्य के नीति से तत्व हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लिए कहाँ से गए हैं, तो आयरलैंड से दोस्तों लिए गए हैं, और इनका उल्लेख कहाँ गया, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक, 36 से 51 तक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत देता है। तो कौन स्वीकृत प्रदान करता है दोस्तों, पंचवर्षीय जो योजनाएं बनाई जाती थी उनको स्वीकृत अंतिम रूप से कौन देता था दोस्तों। तो आपको बता दें कौन देता था, राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन देता था, राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 125 नंबर, क्या कहता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें क्या होता है दोस्तों। तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 125 का, सी नंबर, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो क्या तरीका हो सकता है, अगर हमें 7 रंग दिखाई न दें तो हम किस प्रकार से 7 रंग दे सकते हैं, कैसे इनके हम जो रंग होते हैं उनको विक्षेपित कर सकते हैं, मतलब कि वर्णक्रम को हम एक तरीके से सजा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो हमारा सही क्या होगा, प्रिज्म कैसे। ठीक, एक प्रिज्म होता है, ठीक, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक, प्रिज्म में क्या करेंगे, जैसे हम लाइट मारते हैं वो रंगों को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा दोस्तों, सभी रंगों को अलग अलग बांट देता है। चलिए अगला है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं दोस्तों उनको क्या कहते हैं हम, हैलोफाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, हैलोफाइट हम बोलते हैं, जो कि नमक युक्त मिट्टी में उत्पन्न होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोफाइट। इनको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, तो लवणो मृदा दुभैत्य, है ना। तो देखिए अगला को देखिए, जब मरुस्थल में उगते हैं, या और चीज़ें याद रख लेंगे, जो मरुस्थल में उगते हैं, मरुस्थलीय जमीन में उगते हैं, उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक, याद रखेंगे जीरोफाइट्स किसको बोलते हैं, जो मरुस्थल में उगते हैं दोस्तों। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो तैरते हैं उनको जलोद्भिद बोलते हैं ना, हाइड्रोफाइट्स। ठीक, तो ये भी याद रख लें, जो तैरा करते हैं पानी में तो उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स, है ना, जिनको जलोद्भिद हिंदी में बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। तो किससे जाता है दोस्तों, जो संवहनी होते हैं पौधे उनमें पानी ऊपर कैसे चढ़ता है दोस्तों। तो आपको बता दें जाइलम के द्वारा जल का प्रवेश किया जाता है। ठीक, जाइलम और फ्लोएम का करता है खाने पीने का काम करता है, जाइलम का करता है जल का प्रबंध करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंत्र को गर्म करके क्या करते हैं, तंत्र को गर्म कर देते हैं, तो श्वेत प्रकाश अपने आप नली में पैदा हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है,
चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन हावर का संबंध किससे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा जानकारी के लिए भी। तो किसको बोलते हैं जो गोल्डन हावर, किसको बोलते हैं? तो हृदयाघात से। ठीक, ये देखिए हृदयाघात से है। ठीक, जिस ये आकस्मिक चिकित्सा से संबंध रखता है। ठीक, तो गोल्डन हावर किससे बोलते हैं, किससे संबंधित है? आपका हृदयाघात से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर यानी 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दोस्तों? बर्फ के घन का पिघलना, गैलोसिन का क्वेथन, या फिर किसी अंडे का तल जाना, या फिर लोहे के किसी कील में चुंबक के प्रति आकर्षण होना दोस्तों। तो इसमें से कौन सा जाएगा? किसी अंडे का तल जाना। देखिए जो चीज़ मतलब अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं फिर हम उसे दोबारा उस अवस्था में न ला सकें तो वही क्या होता है? आपका रासायनिक परिवर्तन। देखिए किसी से अंडे से हमने आमलेट बना दे, जला के तवा में जला दिया, फिर उसके बाद उससे हम फिर अंडा नहीं बना सकते दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, मतलब कि केमिकल चेंजमेंट। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। भौतिक में क्या होता है? उस चीज़ से हम उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते, जैसे हम बर्फ को गला के पानी प्राप्त किया, फिर पानी को फिर हमने जमा के बर्फ कर लिया। ठीक दोस्तों, तो ये आपका हो जाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक, चलिए अगला है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 20 वर्ष की आयु में लगभग कितनी आपके पास हड्डियां होती है दोस्तों? तो कितनी हो जाती हैं? 206, क्योंकि 20 वर्ष का आयु का लड़का क्या हो जाता है? वयस्क हो जाता है दोस्तों। अगला है सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, तो किसका है? सफेद कीट रोग किसमें होता है दोस्तों? या आपको बताना गेहूं, चावल, सरसों या फिर बाजरा। दोस्तों किसमें हो जाता है सफेद कीट रोग? तो आपको बता दें किसका है, तो सरसों का रोग है। ठीक, सरसों का रोग है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला है ब्लैक हार्ट किस फसल की प्रमुख दैहिक व्याधि है? तो ब्लैक हार्ट किसकी है दोस्तों? किससे संबंधित रोग है दोस्तों? टमाटर, मिर्च, पात गोभी जिसको पत्ता गोभी बोलते हैं, या फिर आलू दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आलू। और आलू का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पेरू। ठीक, पेरू आप लोग जानते होंगे, वहां से आलू का जन्म हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया है एक बार कि आलू का संबंध किस देश से था? तो पेरू से। अगला है अंगूर में पाए जाने वाले सशक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता दोस्तों? तो आपको बता दें कौन सा अम्ल पाया था दोस्तों? टार्टैरिक अम्ल। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों। टार्टैरिक अम्ल क्या होता है? ये आपके अंगूर में पाया जाता है। मैलिक अम्ल जो है आपका सेब में पाया था, आपको पता होगा। ठीक, ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है ये घास में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए एसिटिक अम्ल जो होता है सिरके में पाया जाता है। ठीक, विनेगर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 136 नंबर यहाँ अगला क्वेश्चन है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली, कोचीन, चेन्नई या फिर देहरादून। दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? हमारा बी नंबर। कहाँ पर है? कोचीन में। ठीक, कोचीन में है आपका नेवल। ठीक, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? तो कौन सा नहीं दोस्तों? हमारा 137 का सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी नंबर, साबुन। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो रक्त कैंसर के लिए हम किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो कोबाल्ट का प्रयोग। ठीक, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, तो याद रख लेंगे। ठीक, चलिए देखिए ये 38 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आपको बताना है कि इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों, 38 में से कितने अटेम्प्ट किए और कितने आपके राइट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करना। और एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जाते हैं, ये आप हमें बताना कि भारत में तैरती सब्जियों की खेती कहाँ की जाती है दोस्तों? केरल में, डल झील कश्मीर में, असम में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, और देखिए अगर आप किसी भी तरह की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जाना हमारे प्ले लिस्ट पे, यहाँ पे जाएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ से आप उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की मिल जाएंगी, और जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार की भी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों। यहाँ पर आपकी परीक्षा 2020 से इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ बहुत सारी प्रीवियस ईयर पेपर सेट भी मिल जाएंगे आपको, जेल वार्डन, पुलिस के। ठीक, पुलिस के जो पेपर हुए थे 2019-2018 में वो भी मिल जाएंगे आपको यहाँ से, और पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए दिल्ली पुलिस के एग्जाम है आपके, अगर यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट कर रहे हैं तो यहाँ पर चले जाएंगे आप। हिंदी टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर यूपीएसआई प्रीवियस पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इसके अलावा संपूर्ण हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से आपको बैच मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हिंदी पढ़ सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम में आने के लिए। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। चलिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कितने क्वेश्चन आपने सही किए दोस्तों, और इसका आंसर क्या होगा जो हमने ये आंसर पूछा है कि तैरती हुई खेती कहाँ की जाती है भारत में। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।